हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। अभी कुछ दिनों से मैं आपकी वीडियो नहीं अपलोड कर सका था। अब आज से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और दोबारा से ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ चुके हैं उसके आगे के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम लोग इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता क्या है और बचे हुए जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इस सिस्टम के अंदर क्यों आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से जाने से पहले हम कुछ देखते हैं कि हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसमें जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सारी कुछ मेम्ब्रेन्स जो होती हैं आपस में कोऑर्डिनेट कर जाती हैं और कोऑर्डिनेट करने के बाद में वो एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जिसमें हर एक मेम्ब्रेन का अपना एक अलग रोल होता है। बट पहली मेम्ब्रेन का दूसरी मेम्ब्रेन के साथ में जो रोल होता है वो इंटरकनेक्ट होता है कि अगर पहली मेम्ब्रेन कोई चीज़ बनाएगी तो उसका हेल्प करेगी दूसरी मेम्ब्रेन, या पहली मेम्ब्रेन से कोई चीज़ निकलेगी वो दूसरी मेम्ब्रेन में जाएगी, दूसरी से तीसरी में जाएगी। तो जब सारी मेम्ब्रेन, और ये सारा जो सिस्टम है वो किसका बना है, मेम्ब्रेन का बना है, क्योंकि ये सेल के अंदर है तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। तो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। और ये मेम्ब्रेन क्योंकि सेल के अंदर है इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सारी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, एक साथ आकर टुगेदर आकर क्या करती है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है। कोऑर्डिनेट का मतलब ही ये होता है कि कोई भी, जैसे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसने इसकी हेल्प करी और इसने इसकी हेल्प करी, तो ये क्या कहलाता है, हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो इसी तरह सारी मेम्ब्रेन जो होती है एक साथ आकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं और कोऑर्डिनेट करने के साथ में एक सिस्टम बनाती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। अब हम लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं और कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इसका पार्ट नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें जो पार्टिसिपेट करते हैं जिनको हम लोग को पढ़ेंगे वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है गोल्गी बॉडी, जिसको हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा ईआर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तीसरा हम लोग का होता है लाइसोसोम्स और लास्ट होता है वैक्यूल्स। तो इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर 4 सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। सबसे पहला हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स आता है, उसके बाद हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, फिर हमारा लाइसोसोम्स आता है और लास्ट में हमारा क्या आता है, वैक्यूल आता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से नहीं आते हैं। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं आता है और क्लोरोप्लास्ट के अलावा अगर हम बोले तो प्लास्टिड्स नहीं आते हैं। इसके अलावा परऑक्सीसोम्स, ये बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो नहीं आते। जो आते हैं वो मैंने आपको ये बता दिया, ये कितने आते हैं, 4 आते हैं और यही आपको याद करना है क्योंकि 9th का सिलेबस और 11th के सिलेबस में दोनों में ये चैप्टर है और 9th में कम है और 11th में इससे ब्रॉड पोर्शन में है। तो अभी हम 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पहला सेल ऑर्गेनेल है किसका, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात करते हैं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको किसने देखा था। तो सेल के अंदर उसको देखने की अगर बात करते हैं तो हम लोग ये भी देखते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है या उसको नोटिस किया था 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोटिस किया था। एक हमारा आते हैं पॉटर और दूसरे आते हैं थॉमसन। थॉमसन का नाम कभी कहीं क्लॉड भी दे के रखा हुआ है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्लॉड बोले, थॉमसन बोले या पॉटर। अगर ये तीनों एक साथ हैं या 2 एक साथ हैं तो ये सही है बिल्कुल कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वो इन्होंने दिया था। अब हम बात करते हैं ये नेम, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था यही सेम चीज़ पढ़ते हैं कि नेम कोई और दे रहा है और डिस्कवरी किसी और ने करी थी। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नाम है वो ये नाम किसने दिया है, पॉटर ने दिया है। जबकि डिस्कवरी की बात है तो क्लॉड और थॉमसन दोनों आएंगे और डिस्कवरी में केवल नेम में कौन आएगा, पॉटर आएगा। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, अकरेंस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कहाँ पाया जाता है। 2 चीज़ों को हम लोग कंसीडर करते हैं, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है और मैमल्स की आरबीसी में भी नहीं पाया जाता है। जबकि कहाँ पाया जाएगा, ये प्रेजेंट होगा कहाँ पर, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। अब आप कहेंगे कि मैमल्स यूकैरियोट्स नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल एब्सेंट की बात हो रही है, ना ही यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की बात होती है। अब हम लोग
लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन की। डेफिनेशन का मतलब यहाँ पर केवल ये है कि हम जानेंगे आखिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो किससे, एक दूसरे मेम्ब्रेन से आपस में जुड़ने से बना है। तो कई सारी मेम्ब्रेन आपस में अंदर ही अंदर जुड़ती गई और जुड़ने से उन्होंने एक नेटवर्क बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाया जो कहाँ पर फैला हुआ है, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। तो एक ऐसा सिस्टम जो हमारा मेम्ब्रेन से बना है और आपस में इंटरेक्ट करने से बना है और पूरा का पूरा ये नेटवर्क है जो कहाँ फैला हुआ है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। इस पूरे नेटवर्क को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दे दिया है। अगर हम बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम देखें तो हम लोग थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के में देखते हैं कि आखिर ये है कैसा। मान लीजिए ये सेल है, सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस की ये आउटर कवरिंग है जिसको हम लोगों ने बोला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ये स्ट्रक्चर निकलता रहता है मेम्ब्रेन का, और वहाँ से निकलकर साइटोप्लाज्म तक ये पूरा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फैला हुआ होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो क्योंकि ये इस तरीके से फैला हुआ होता है तो ये दो पार्ट में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, या साइटोप्लाज्म को बोल दें या फिर हम लोग ये बोलते हैं कि सेल के अंदर के न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक वो पार्ट होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है। जैसे हम ये देखें इस तरीके से, ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अंदर का पार्ट है और ये जो है फ्रीली पार्ट है साइटोप्लाज्म जो वहाँ पर फैला हुआ है। तो ये दो पार्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करेगा। एक वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो स्पेस होता है या साइटोप्लाज्म, और एक वो हो जाएगा जो साइटोप्लाज्म का स्पेस है जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब उसके बाहर का स्पेस होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो एक सेल ऑर्गेनेल है, तो वो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। तो वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक हमारा लिपिड है तो दूसरा हमारा क्या है? प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन से मिलने से एक सेल ऑर्गेनेल बना है जिसका क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या फिर हम लोग ये बोल दें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेचर क्या होता है। मैंने यहाँ पर दोनों ही वर्ड लिख दिए हैं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे कंपोजिशन की बात करी जाए या फिर नेचर की बात करी जाए। तो नेचर कैसा होता है? लिपिड और प्रोटीन से दोनों से मिलकर होता है। इसीलिए हम लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया है लिपोप्रोटीनिक इन नेचर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसलिए लिपिड के लिए लिपो और प्रोटीन के लिए प्रोटीनिक। ठीक, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? लिपोप्रोटीनिक इन नेचर है। अब हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तीन टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे तो दो टाइप का होता है। जैसे आपने देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का है। एक हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। लेकिन ये दोनों के दोनों जो है कुछ सब स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं, और वो तीन जो सब स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे कितने? तीन सब स्ट्रक्चर्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा होता है सिस्टर्नी, दूसरा हमारा जो होता है वो होता है ट्यूब्यूल्स, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है वेसिकल्स। वेसिकल्स या फिर वेसिकल्स हम लोग बोलते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, जबकि उसके टाइप कितने होते हैं? दो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप दो होते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा सिस्टर्नी हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गया, और कौन सा होता है? वेसिकल्स। स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम टाइप्स पढ़ने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि किसी किसी में ये दो प्रेजेंट होंगे, किसी किसी में ये वाले दो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसलिए हम लोगों को इसके बारे में पहले स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है कि आखिर ये किससे बने होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? सिस्टर्नी की बात करते हैं। तो जो सिस्टर्नी, अगर ये पहला वाला पार्ट है, अगर हम सिस्टर्नी की देखें तो सिस्टर्नी एक कैसा होता है? नैरो, बहुत ही पतला होता है, और कितनी लेयर से मिलकर बनता है? 2 लेयर से मिलकर बनता है।
इस तरीके का जो स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग नॉर्मली देखते हैं वो आखिर किसका बना हुआ होता है, वो सिस्टर्नी का बना हुआ होता है। अब देखो पहली लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर ये हो गई, पहली लेयर ये, दूसरी लेयर ये, पहली लेयर ये, दूसरी लेयर ये। अगर सभी में हम लोगों को सिस्टर्नी में 2 लेयर दिखाई पड़ रही है, इसके लिए इसका मतलब कितनी लेयर का बना हुआ है, 2 लेयर्स का बना हुआ होता है। उसके बाद में ये कैसा है, नैरो है, ठीक है, कैसा होता है हमारा, नैरो होता है। उसके बाद अगर सिस्टर्नी देखें तो सिस्टर्नी का जो पोर्शन होता है वो हमारा, सिस्टर्नी का जो पोर्शन होगा वो हमारा ज़्यादातर न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ होता है नियर न्यूक्लियस। अब देखते हैं, ये सिस्टर्नी इतने पास पास होते हैं कि ऐसा लगता है कि एक सिस्टर्नी दूसरे के ऊपर रखा हुआ होता है, और सारे सिस्टर्नी के बिल्कुल ऊपर साइड में डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये सारे जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो हमारे होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे राइबोसोम्स कहलाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि इन 3 सेल स्ट्रक्चर्स में से केवल 2 में ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और 1 में नहीं प्रेजेंट होते हैं। इस कारण ये एमसीक्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में। ठीक, जैसे हम देखें ये 3 हमने देखे, तो सबसे पहले ये कितने मेम्ब्रेन का है, 2 मेम्ब्रेनर स्ट्रक्चर है। उसके बाद में कैसा है, नैरो है। उसके बाद में कहाँ पाया जाता है, नियर द न्यूक्लियस पाया जाता है, एक दूसरे के ऊपर लगा हुए रहते हैं। और डॉट डॉट जो यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या है, राइबोसोम। तो स्टड विद राइबोसोम, चिपके रहते हैं किसके साथ में, राइबोसोम्स के साथ में। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर राइबोसोम आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर किस चीज़ की प्रोसेस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जहाँ भी प्रेजेंट होगा वहाँ पर एक प्रोसेस होगी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, या हम बोलते हैं कि सेल्स के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। लेकिन उसके लिए मेन वर्क कौन करता है, हमारा राइबोसोम्स करता है। तो राइबोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की, जो हमारा कौन सा है, ट्यूब्यूल्स है। अगर हम बात करें ट्यूब्यूल्स की, तो ये वाइडर होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। कई सारे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से देखे होंगे। देखिए, चौड़े होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्यूबुलर वर्ड है। और कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइडर होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन के पास में। अभी हम लोगों ने देखा था सिस्टर्नी कहाँ पाए जाते हैं, जैसे हमने आपको बोला था कि ये सेल है, सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतने पूरे के पूरे स्पेस में पाया जाता है। अगर पूरे स्पेस में पाया जा रहा है तो आगे साइड हमारे यहाँ पर सिस्टर्नी पाया जा रहा है, और पीछे साइड सेल मेम्ब्रेन के पास हमारा क्या चीज़ पाई जा रही है, हमारे ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। उसके बाद में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, अभी हम लोगों ने सिस्टर्नी में जैसे देखा था ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते थे, यहाँ पर कोई भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। इसके मतलब यहाँ पर क्या एब्सेंट होंगे, राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे। और राइबोसोम्स अगर एब्सेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लिपिड फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब बात करते हैं वेसाइकल्स की। वेसाइकल्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और ओवल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि इस तरीके से कुछ होते हैं। तो ओवल स्ट्रक्चर या फिर राउंडेड बोल देंगे, ओवल, स्मॉल और राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो कितनी होती है, 25 म्यूएम से लेकर 500 म्यूएम इसका साइज़ होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सिस्टर्नी में राइबोसोम्स पाए गए थे, और यहाँ पर हमारे वेसाइकल्स में भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसके मतलब कि यहाँ पर कौन सी बात करते हैं, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक, तो अब हम लोग अगर हम बात करें पूरे इस रिपीट की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका पार्ट होता है, एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम का पार्ट होता है। एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम में कितने सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, 4 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
अब हम लोग बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कौन से सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला हमारा सिस्टर्नी होता है, दूसरा हमारा ट्यूब्यूल्स होता है और वेसाइकल्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग बात करेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को वापस याद रखना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 3 स्ट्रक्चर के मिलने से बनता है, और वो हमारे कौन कौन से थे। एक हमारा था सिस्टर्नी, एक हमारा था ट्यूब्यूल्स और एक हमारा था वेसिकल्स। ठीक, अब हम लोग पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा होता है एक ग्रैनुलर, मतलब कि ऐसी मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर या ऐसी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जिसमें हल्के कुछ दानेदार सब्सटेंसेस होते हैं। मतलब कि अगर हम उनकी लेयर को देखें तो उनकी बिल्कुल चिकनी लेयर नहीं होती है, मतलब उसमें कुछ दाने होते हैं। और एक ऐसी एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की लेयर होती है जिसमें दाने नहीं होते हैं। तो एक ग्रैनुलर मतलब क्या, शब्द क्या है, ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, दानेदार। और अगर वर्ड के आगे ए लगा है तो इसके मतलब ये एब्सेंट है। तो ग्रैन्यूल्स जब एब्सेंट होते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या कहलाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर के ऊपर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो वो हमारा ग्रैनुलर या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अभी हम लोग ग्रैन्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रैन्यूल्स का ही मतलब हमारा क्या यहाँ पर है, राइबोसोम से मतलब है कि यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं SER। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 टाइप्स में 2 टाइप से के स्ट्रक्चर के मिलने से बनता है। अब 2 टाइप के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, सबसे पहला है ट्यूब्यूल्स और दूसरा है वेसाइकल्स। अगर हम देखें एंडोप्लाज्मिक के ये 2 स्ट्रक्चर अगर आपस में मिल जाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक, अगर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी सरफेस देखेंगे तो उसकी सरफेस जो होगी वो कैसी होगी, स्मूथ होगी। मतलब कि उसकी सरफेस पर कोई भी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी, और अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होती है वो राइबोसोम, और एब्सेंट है तो इसके मतलब क्या है, फ्री ऑफ राइबोसोम। कि ऐसा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस जो होती है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, और वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलने से बनती है, एक ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाए जाते हैं, सेल के अंदर। अगर मान लीजिए ये एक सेल है, बीचों बीच यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो हम देखते हैं कि जो जितना भी साइटोप्लाज्म का पार्ट है जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगा हुआ होता है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगा हुआ जो होता है, जितना भी साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, हमारा SER पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या फिर हम लोग ये बात बोल देते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अटैच्ड होते हैं, किससे अटैच्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हेल्प करता है किसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो लिपिड के फॉर्मेशन में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है वो हमारा कौन सा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये एक वर्ड लिखा हुआ है, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। एडिपोसाइट्स, साइट मतलब होता है सेल, और एडिपोस टिश्यू आपने सुना होगा। एडिपोस टिश्यू वो सेल्स या वो टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पर फैट स्टोर होता है। तो फैट जहाँ पर स्टोर होगा या फैट जिन सेल्स के अंदर स्टोर होगा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं। तो एडिपोसाइट्स के अंदर जो हमारा कहाँ पर क्या पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। सेकेंड, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल ऑफ लिवर। लिवर के अंदर वो सेल्स जहाँ पर ग्लाइकोजन को स्टोर होना होता है, उन सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये वर्ड थोड़ा सा नया है, ग्लाइकोजन। हम लोगों ने कोई भी चीज़ खाई है
उसमें सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट हमको मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हम लोग सेल के अंदर पढ़ते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर होता है, मतलब कि हमने मान लीजिए 100 ग्राम ग्लूकोज हमने कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपनी बॉडी के अंदर लिया, उसमें से केवल और केवल हमने मान लो 50 ग्राम उसको यूज़ किया। बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी की सेल्स जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। जहाँ पर ये ग्लाइकोजन में जैसे ही ये ग्लाइकोजन में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ तो ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कहाँ पर स्टोर होगा, लिवर की सेल्स में स्टोर होगा। जब भी बॉडी को कभी हमारे इस ग्लूकोज की ज़रूरत है या एनर्जी की ज़रूरत होगी, तुरंत ही ये ग्लाइकोजन वापस जो कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, टेस्टिस में। तो टेस्टिस में जो सेल्स पाई जाती है उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ठीक, वहाँ पर हमारी कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ल्यूकोसाइड्स जो होता है, अगर जब हम लोग ल्यूकोसाइड्स के बारे में बात करते हैं तो ल्यूकोसाइड्स के अंदर भी हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अगला देखते हैं फंक्शन के बारे में। अब हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंथेसिस करता है, मतलब बनाता है। क्या क्या चीज़ें बनाता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, लिपिड का सिक्रीशन करता है। उसके बाद किसका सिक्रीशन करता है, स्टीरॉइड्स हार्मोन का सिक्रीशन करता है। अब स्टीरॉइड हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के आते हैं। मेल के अंदर जो स्टीरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर जिस स्टीरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये दोनों एक स्टीरॉइड, किसके एग्जाम्पल हैं, स्टीरॉइड हार्मोन्स के एग्जाम्पल हैं, जिसको बनाने का काम कौन करता है, हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ पर बोला जाता है, जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी मसल्स में पाए जाते हैं तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक, अब हम लोग बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर जब हम बात करते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे राइबोसोम्स क्योंकि उसके आउटर लेयर पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये कैसे होते हैं, ग्रैनुलर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, ग्रैनुलर बोला जाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे केवल और केवल सिस्टर्नी से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, सिस्टर्नी से मिलकर बनते हैं। अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लीजिए ये लेयर है, इसके ऊपर हल्के हल्के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं और इन्हीं ग्रैन्यूल्स को हमने क्या नाम दे दिया, राइबोसोम्स नाम दे दिया। और यही स्ट्रक्चर को हम लोग एक और नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं अल्फा साइटोमेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, अल्फा साइटोमेम्ब्रेन बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जैसे हमने बात किया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर प्रेजेंट होगा, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि नियर न्यूक्लियस कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आरईआर होता है, और नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा होता है, हमारा एसईआर होता है। सिंथेसिस, यहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस होती है और यहाँ पर किसकी सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस के साथ साथ इसका काम एक और चीज़ का होता है, किसका, ट्रांसपोर्ट का काम होता है। किसको ट्रांसपोर्ट करना, जो बन रही प्रोटीन है उसको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर लेयर से अटैच्ड होकर पाया जाता है। अब हम लोग एक स्पेशल बात करते हैं या फिर हम कहें एक नॉलेज वाली बात करते हैं। एक बात देखिए आप, जरा ये देखिए आप, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है। क्या दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता है हमारे कि ये राइबोसोम जो है वो किसके थ्रू अटैच्ड हुआ है। तो ये राइबोसोम जो है वो जिस प्रोटीन के द्वारा, दो प्रोटीन की हेल्प से अटैच्ड होते हैं और उनका नाम है राइबोफोरिन। तो राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड,
ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती हैं। और ये दोनों जो हैं वो हेल्प करती हैं राइबोसोम को अटैच करने में। किससे अटैच करने में? सिस्टर्नी से अटैच करने में। और जैसे ही ये सिस्टर्नी के साथ अटैच हो जाती हैं वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? पैनक्रियाटिक सेल्स में पाई जाती हैं। हमारी बॉडी में आपने सुना होगा किसी को डायबिटीज़ होती है, और डायबिटीज़ जिसको होती है वो एक इंजेक्शन लेता है। वो किसका इंजेक्शन लेता है? इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। जब वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है तो इसके मतलब कि उसकी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो गया है। अगर उसकी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो गया तो इंसुलिन कहीं ना कहीं बनता है, तो इंसुलिन जहाँ बनता है उस ऑर्गन को बोलते हैं हम लोग पैनक्रियास। तो पैनक्रियास के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको पैनक्रियाटिक सेल्स बोलते हैं। और उन सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारा कौन सा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। गॉबलेट सेल्स, ये जो गॉबलेट सेल्स है, ये गॉबलेट सेल्स हमारी स्टमक में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती हैं? स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। वहाँ पर भी हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन करती हैं, उनके अंदर भी हमारे क्या पाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नर्वस जो सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, वहाँ पर जो निसल ग्रैन्यूल्स होती हैं वहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारा प्रोटीन का बनना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? प्रोटीन तो बनाते ही हैं, प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण प्रोटीन के बनने की जो प्रोसेस होती है वो और ज़्यादा तेज हो जाती है। तो इंक्रीज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगला बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाते हैं किसको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं। जब इनसे कौन अलग हो जाता है? राइबोसोम अलग हो जाता है। ठीक, उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक बैग पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेसाइकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसाइकल्स। अब इस वेसाइकल्स का क्या काम होता है? मान लीजिए ये गोल्गी बॉडी में ये कोई चीज़ को पहुंचाना है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई चीज़ बनी, उसको एक बैग में पैक किया गया। बैग में पैक करने उस बैग को हमने क्या नाम दे दिया? वेसाइकल्स। और वो कहाँ पर पहुँचा दी गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी में पहुँचा दी गई। ठीक, तो अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों एक साथ फंक्शन करेंगी। और जब ये दोनों एक साथ फंक्शन करेंगी तो कहाँ पर करती हैं? तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने में करती हैं। कब करती हैं? जब सेल डिवीज़न होता है। तो जब सेल डिवाइड करती है तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन कौन बनाता है? ये दोनों मिलके ही बना देती हैं। बाकी सारे फंक्शन जैसे यहाँ पर ये अलग फंक्शन हो गया, यहाँ पर ये अलग फंक्शन हो गया, लेकिन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने की बात होती है तो इन दोनों के फंक्शन कैसे होते हैं? एक साथ हो जाते हैं। ये दोनों कंबाइंड होके काम करती हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं मेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करते हैं। मेन फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? तो हम टोटल जो है वो 3 फंक्शंस पढ़ेंगे, मोस्टली 3 पढ़ेंगे या 4 पढ़ लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है डायरेक्शनल फ्लो। मतलब अगर सेल के अंदर कोई भी चीज़ कहीं सेल ऑर्गेनेल बना रहा है, मतलब ये मान लो ये कोई सेल ऑर्गेनेल है, इसने कुछ बनाया और इसको यहाँ से किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल तक पहुँचाना है, तो इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, सेकंड बात करते हैं, ये जो है वो साइटोस्केलेटन की तरह वर्क करता है। मतलब क्या होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्लस साथ ही साथ क्या करता है? सेल के शेप को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। ये इसका सेकंड फंक्शन हो गया। अगला फंक्शन देखते हैं। तो हमारे अंदर हमारी सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। और लाइसोसोम 3 टाइप के होते हैं, उनमें सबसे पहला होता है प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स को बनाने का जो काम करता है वो भी हमारा कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लास्ट जो आता है ट्रांसफर इंफॉर्मेशन।
अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, कहाँ से ट्रांसफ़र करना है? न्यूक्लियस से कोई भी सेल ऑर्गेनेल तक कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है। मान लो ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से सेल ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाने का जो काम करता है वो भी हमारा कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मोस्टली 4 फंक्शन हो गए इंपॉर्टेंट। पहला, अगर कहीं भी कुछ भी बन रहा है किसी भी सेल ऑर्गेनेल में, दूसरे सेल ऑर्गेनेल तक पहुंचाना है तो कौन फंक्शन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट देना है या फिर शेप को मेंटेन रखना है सेल के, तो भी कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। उसके बाद अगर प्राइमरी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन देखें तो भी कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से सेल ऑर्गेनेल तक पहुंचाना है तो भी हमारा कौन करता है ये सारे काम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सीखा है। थैंक यू।